हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट के राजद सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछली 6 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न के कुछ क्लासों को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कंप्यूटर की प्रमुख 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम है प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, द्वितीय पीढ़ी है 1955 से 1964, तृतीय पीढ़ी है 1964 से 1975 और चतुर्थ पीढ़ी है 1975 से 1990 और पंचम पीढ़ी है 1990 से वर्तमान समय तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग बताइए, अथवा कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था, कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग एवं अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला है व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक संस्थानों में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण तथा उत्कृष्ट प्रबंध हेतु सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जाती है। दूसरा है बैंकिंग क्षेत्र में। कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों के लेन देन की गणना तथा भंडारण के लिए होता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेकों का भुगतान किया जाता है। अगला प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें दिया है, कंप्यूटर द्वारा आज विभिन्न विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। चौथा है खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न तरह के खेल खेलने में भी किया जाता है। लूडो, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटरसाइकिल रेस आदि प्रचलित खेल हैं। पांचवा है इंटरनेट व इंट्रानेट। इंटरनेट तथा इंट्रानेट भी कंप्यूटर तकनीकी की देन है। इनके द्वारा विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं, अपना उत्पाद बेच रही हैं व इंटरनेट के द्वारा ही धन का आदान प्रदान सुगमता से कर रही हैं। अगला जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो है शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में। इसमें दिया है, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। कार्यों की सूची बनाना, उनके संबंध में विविध सूचनाएं रखना, अध्यापकों के संबंध में सूचनाएं रखना, परीक्षा परिणाम बनाना, उनकी व्याख्या करना, परीक्षण सुधार कार्यक्रमों की समीक्षाएं करना, प्रश्न पत्र निर्माण तथा उनका मुद्रण करना आदि कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। ये जो कंप्यूटर का प्रयोग है शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में इतने प्रयोग हैं। आगे दिया है 7वां, मेडिकल विज्ञान में कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें दिया है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान हेतु कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर का उपयोग औषधि निर्माण से लेकर उपचार तक की संपूर्ण क्रिया में हो रहा है। प्रश्न संख्या अगला है 41, ईमेल कितने भागों से मिलकर बना है। उत्तर, ईमेल हेडिंग है, इसमें दिया है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। जिस प्रकार डाक द्वारा संदेश पत्र भेजने के लिए हमें उस व्यक्ति का पता ज्ञात होना चाहिए जहां संदेश भेजना है, ठीक उसी प्रकार ईमेल द्वारा संदेश भेजने हेतु हमें उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस ज्ञात होना चाहिए। ईमेल पते यानी ईमेल एड्रेस का प्रारूप निम्न प्रकार होता है। यहाँ तो भागों पूछा है ना, भाग पूछा है, ये तो ईमेल के बारे में थोड़ा सा था। और कितने भाग, मुख्यतः तो इस प्रश्न में भाग पूछा है। तो नीचे दिया है एग्जाम्पल के द्वारा, देखिए, यूजर नेम @host.subdomain.com, ये इतने तरह के हैं। इसमें उदाहरण है, जैसे मान लीजिए किसी का जीमेल है abhishek@iffmail.com, अगर जो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो, या फिर दूसरा है deepak@bsnl.net.in।
तो इसमें यूज़र नेम होगा। यूज़र नेम इंटरनेट पर अकाउंट का नाम कहलाता है। जैसे पहला ये है जो @ के पहले वाला है ना, ये इसको यूज़र नेम कहते हैं। और जो होस्ट होता है @ के बाद होता है। होस्ट इंटरनेट प्रदाय मशीन का नाम होता है। अब अगला जो है सब डोमेन नेम, यह संबंधित संगठन का प्रकार निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में मुख्यतः आपसे पूछा है ईमेल एड्रेस कितने भागों में मिलकर बना है, और यहाँ पे उत्तर दिया है, थोड़ा सा ईमेल के बारे में दिया है, उसके बाद से एग्जाम्पल द्वारा समझाया है, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। तो आप साफ साफ लिखेंगे कि ईमेल 2 प्रकार का होता है, यूज़र नेम और डोमेन। तो यूज़र नेम और जो एग्जाम्पल के द्वारा आप समझाएंगे तो यूज़र नेम @ के पहले वाला जो होता है, जो भी पार्ट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है अभी इस ईमेल में जो @ के पहले जो अभिषेक है ये यूज़र नेम है, और डोमेन नेम है @ के बाद जितना भी है। आप सीधा सीधा लिखेंगे, ईमेल के दो भाग होते हैं, डोमेन नेम और यूज़र नेम। यूज़र नेम @ के पहले वाला और @ के बाद वाला डोमेन नेम। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझा देंगे, ये सही उत्तर होगा। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये भूल भी जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या कार्य हैं? उत्तर कंट्रोल कीज, यह एक संयोजन की कॉम्बिनेशन की है। कंप्यूटर पर कुछ कार्यों का संपादन करने में कंट्रोल की का प्रयोग या तो अकेले या संयोजित रूप में किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट विंडोज लोगो की और एस्केप ये सभी कंट्रोल की हैं। इसमें मुख्यतः पूछा था आपसे कंट्रोल की, तो कंट्रोल की में आता है एक कंट्रोल खुद एक होता है की, उसका नाम होता है कंट्रोल, एक ऑल्ट होता है, विंडोज लोगो की एक होता है, और एक एस्केप होता है, जो पहला जो कीबोर्ड का पहला जो की होता है वही एस्केप होता है, और ये सभी कंट्रोल की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? उत्तर एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसी को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। स्कैनर क्या है? उत्तर स्कैनर हेडिंग है, इसमें दिया है स्कैनर वस्तु अथवा प्रलेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के संचय कर लेते हैं, जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा भी होता है, जो आकृति को देखता है तथा प्रतिरूप समेटकर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है, जहां यह संचय हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है? उत्तर केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रक्रिया प्रोसेसिंग की जाती है। केंद्रीय संसाधन इकाई को सीपीयू भी कहते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर सूचनाओं की गणना तथा उनका विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए अथवा सीपीयू के भागों एवं कार्यों को बताइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था, सीपीयू के भागों एवं कार्यों को बताइए। उत्तर केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना आगत इकाई, निर्गत इकाई तथा केंद्रीय संसाधन इकाई के सहसंयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को भी 3 मुख्य इकाइयों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी अथवा मुख्य स्मृति, मेन मेमोरी। दूसरा है नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये मुख्यतः काम में आता है गणितीय संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करता है और एएलयू।
प्रश्न संख्या 47 है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है? उत्तर, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। इस डिस्क में मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण उपलब्ध रहते हैं। इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जा सकता है तथा मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा तथा मिटाया जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं। इसमें आगे दिया है, जिनमें बीच में प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने हेतु लेजर तथा मैग्नेट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 48, सॉफ्टवेयर क्या है? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है इसका, कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इसके कार्य को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आगे दिया है सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब पहला देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो पहला पढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर कई सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटाबेस तैयार करना तथा उससे सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर डिजाइन तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ये कंप्यूटर अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेरबदल के कर सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु ही विकसित किए जाते हैं। वह इनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न कर विकसित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, आकार एवं क्षमता के तथा गति के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर, आकार एवं क्षमता अथवा गति पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी और स्पीड। आकार एवं क्षमता अथवा गति के आधार पर कंप्यूटरों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े, तीव्र तथा महंगे होते हैं। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। आप और जो ठीक से सुन रहे हैं ध्यान से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और जब मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगने लगेगा। तो आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। और चौथा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें कई CPU होते हैं जो समांतर
क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटरों में नॉन वॉन न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियां उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक संसाधन समांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से भी अधिक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। न्यूमेरिक कुंजियाँ किसे कहते हैं? उत्तर न्यूमेरिक कुंजियाँ, न्यूमेरिक कीज। यह कुंजी पटल पर दाएं भाग में स्थित होता है व इसमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती हैं, जिसमें से 4 कुंजियाँ पर दिखाई व्यक्त करने वाले 3 एरो बने रहते हैं, जो कर्सर को चलाने का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंजियाँ भी अंकित होती हैं, जैसे न्यूमेरिक नंबर लॉक। एक नंबर लॉक का कुंजी होता है, उस पर दबा देने पर कोई नंबर इधर का काम नहीं करता है न्यूमेरिक कुंजी का। तो एक नंबर लॉक का होता है, स्लैश का होता है, स्टार का होता है, एक प्लस का होता है, एक होम पेज का होता है। होम पेज, अप पेज और डाउन पेज, और एक होता है इंसर्ट एंड वह एक होता है इंटर की। इतने सारे मिलके 17 की जो होते हैं वो न्यूमेरिक की होते हैं, जो कि दाएं सीपीयू में दाएं और किनारे दिए रहते हैं, दाएं तरफ सबसे लास्ट में दिए रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। टास्क बार क्या होता है? उत्तर कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है। विंडोज पर कार्य करते समय भी यह आसानी से स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई विंडोज ओपन की जाती है तो उसे रिप्रेजेंट करता हुआ आइकॉन इस टास्क बार पर दिखाई देता है। विभिन्न विंडोज या प्रोग्राम के मध्य स्विच ओरिस करने हेतु टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकन को क्लिक किया जा सकता है। आप देखे होंगे ये मॉनिटर होता है या लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में, जब इधर तो छोटे छोटे आइकन जो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, और जब भी कोई भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम आप खोलते हैं, कुछ भी स्क्रीन पे चलाते हैं, तो एक सबसे नीचे एक पट्टी होती है पतली सी, जिसमें इधर किनारे दिया रहता है वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह दिया रहता है, नेटवर्क, और यहाँ पे जो उसके पहले जो बाईं तरफ यहाँ रहता है क्रोम और कुछ माई कंप्यूटर, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। मेनू का एक ऑप्शन रहता है, इसी को टास्क बार कहते हैं। वही टास्क बार होता है, जो मॉनिटर में सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसी को टास्क बार कहते हैं। इसी में आगे दिया है टास्क बार में ही, टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडोज के आइकन पर माउस से राइट क्लिक करने पर क्लोज एक्स ऑप्शन पर क्लिक करने पर पर्टिकुलर फाइल प्रोग्राम विंडोज क्लोज हो जाती है और वह पर्टिकुलर आइकन भी टास्क बार से डिसअपीयर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं, उसको आप रन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, आपको तुरंत कुछ दूसरा खोलना है, उसको खोलते हैं तो वो एक बैकग्राउंड में चला जाता है और टास्क बार में उससे उसको देखा जा सकता है कि बैकग्राउंड में कितने जो प्रोग्राम है ओपन है। अगर आपको बंद करना है, जो करंट प्रोग्राम चला रहे हैं उसको तो आप बंद कर सकते हैं। मॉनिटर में जो ऊपर मॉनिटर होता है उसको उसके राइट में ऊपर जो राइट में छोटा सा एक क्रॉस का निशान होता है, उस पर क्लिक करके आप करंट जो प्रोग्राम है उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जो टास्क बार में पिछले बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम ओपन है, तो टास्क बार में पहले कोई भी प्रोग्राम इधर राइट में ओपन है तो उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक क्रॉस का निशान आएगा रेड कलर का, जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तो रेड हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा और टास्क बार से वो एप्लीकेशन दिखना भी बंद हो जाएगा। यही इसी को बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। फाइल एवं फोल्डर को समझाइए। उत्तर कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायता भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रह होती है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा स्टोर करने की मूल इकाई होती है। प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वे भी फाइल ही होती हैं। ठीक इसी तरह समस्त प्रोग्राम भी फाइल होते हैं। कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों एवं अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। विंडोज में फाइलों को प्रतीक आइकन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 54 है। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है? उत्तर
डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना है, इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। डेस्कटॉप मतलब जो होता है मॉनिटर का स्क्रीन, जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है इसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। अगर जो इस पर आप कोई भी फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो इसी के स्टेप्स को बताना है कि आप क्या क्या किस पे क्लिक करेंगे, कैसे वो फोल्डर बनेगा। तो नीचे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप्स है, अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे। उसमें दूसरा देखिए क्या दिया है, इस मेनू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेनू, कैस्केडिंग मेनू दिखाई पड़ने लगेगी। इसका मतलब जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ मेनू दिखाई देगा, उस पर आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर से आपको एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। उसके बाद उसमें जो सब मेनू होगा वो दिखाई देने लगा। फिर उसके बाद आप तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, तीसरा दिया है, इस झरने मेनू में फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। न्यू से आप फोल्डर में क्लिक करेंगे। इससे डेस्कटॉप में एक नवीन प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा होगा, जिसके नीचे न्यू फोल्डर यह नाम लिखा हुआ है। जब आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होता है न्यू फोल्डर। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, न्यू फोल्डर यह नाम लिखा हुआ है, उसे उल्टे रंग में है। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाता है। मतलब जो नाम देगा उसका न्यू फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट, उसको आप चेंज कर सकते हैं। उस पर आप टाइप कीजिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है। जब आप टाइप करेंगे तो वो हट जाएगा, आपका नाम टाइप होने लगेगा। जब आप टाइप कर लें तो इंटर दबा दीजिए या फिर ओके का ऑप्शन वहाँ दबा दीजिए, तो नया फोल्डर बन जाएगा। ये एक डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाने के स्टेप्स थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, फैक्स की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई अथवा हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। फैक्स होता है, पहले यूज इसका ज़्यादा होता था कि फैक्स होता है आप कहीं से भी जो टाइप करेंगे सेम उसी तरह से जहाँ से आप संपर्क किए रहेंगे, जहाँ आप फैक्स भेजना चाहते हैं वहाँ फैक्स की सुविधा उपलब्ध होगी, फैक्स मशीन होगी, तो वहाँ से सेम प्रिंट होते हुए निकल, आप एक एक वर्ड वहाँ पे टाइप करेंगे जहाँ से भेज रहे हैं, और एक एक वर्ड यहाँ पे टाइप होने लगेगा जहाँ भेजना चाह रहे हैं। इसी को फैक्स कहते हैं। ये तुरंत होगा, इसमें समय नहीं लगता है। तो ये फैक्स की विशेषता हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, स्मृति मेमोरी से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षमता को समझाइए। इसका उत्तर है, मेमोरी के बारे में, मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है। स्मृति की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, इसमें देखिए क्या दिया है, केंद्रीय संसाधन केंद्रीय इकाई में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई सीपीयू का ही एक भाग होती है। स्मृति के अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 तथा 0 संचित होता है। स्मृति के संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट कहलाती है। मतलब जो सबसे छोटी इकाई बाइट होती है स्मृति की। आगे दिया है, स्मृति का आकार निम्नलिखित के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है।
कुछ पैमाने दिए हुए हैं बिट में। देखिए 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, और 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट यानी 1 केबी। 1024 केबी बराबर यानी किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट 1 एमबी होता है। अब इसके आगे दिया है 10,48,476 बाइट। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं तक पूछेगा। केबी और एमबी में संबंध पूछ सकता है। और आगे जो दिया है 1024 मेगाबाइट यानी एमबी में 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी होता है। और इसमें बाइट कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 7 लाख 1 अरब 7 करोड़ 37,41,824 बाइट होता है। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला जो पैमाना है 1 टेराबाइट में 10 पे 12 बाइट या 1000 गीगाबाइट यानी 1000 जीबी होता है। स्मृति में अनेक स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान होती है, इसलिए किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी, उसी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसको द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टाफ का विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य करने हेतु यह सॉफ्टवेयर बताया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर यानी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और बचे हुए प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बचे दूसरे किसी सब्जेक्ट के राजन सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ है, उसके प्लेलिस्ट पे आपके लिंक पे आप क्लिक करके उसके सारे क्लास को, उस सब्जेक्ट के सारे क्लास को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।